हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक होगा आपका वाक्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, वाक्य, सेंटेंस। तो वाक्य के बारे में आज हम जो भी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो सबसे पहले वाक्य कहते किसको हैं? जब भी हम वाक्य तक पहुंचे हैं तो उससे पहले अगर हम देखें तो भाषा में सबसे छोटी और सार्थक इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का सार्थक समूह आपका, वर्णों का एक सार्थक समूह जो होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और शब्दों का सार्थक समूह इसको हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर अगर देखें तो भाषा में अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कहा जाए तो वर्ण होती है। वर्णों का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वर्णों के समूह से जो सार्थक समूह आपका बनेगा तो उसको हम शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के समूह से कोई अर्थ निकले तो उससे बना हुआ जो नया प्रोडक्ट होगा जिसको हम कहेंगे वो शब्द कहलाता है। अर्थात अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, उसको हम कहते हैं क्या? शब्द। ठीक है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर कहा जाए तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है आपका वाक्य। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई भाषा की अर्थ की दृष्टि से शब्द और सबसे बड़ी इकाई अर्थ की दृष्टि से वाक्य। या यूं भी कह सकते हैं कि भाषा में अर्थ की दृष्टि से भाषा की दो इकाइयां होती हैं, एक कहलाती है शब्द और एक कहलाती है वाक्य। सबसे छोटी शब्द, सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब वाक्य की डेफिनेशन एक तो ये हो गई। दूसरा अगर हम कहें कि इन शब्दों का सार्थक समूह आपका क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कहीं कहीं पर आप ये भी देख सकते हैं कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जरूरी नहीं है कि सार्थक शब्द आपस में मिलकर के एक वाक्य बनाए, क्योंकि वाक्य जब वो बनाएंगे आपस में, जब वो मिलेंगे तो उसका भी एक अर्थ होना चाहिए, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई हम बोल रहे हैं। तो अगर मैंने 3 शब्द ले लिए, रैंडम शब्द, चलना और राम और मोहन, तो चलना, राम, मोहन, ये शब्दों का एक समूह तो है, सार्थक शब्द भी हैं, लेकिन क्या ये समूह, इन सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा? नहीं। वाक्य वह चीज है जब उन शब्दों का सार्थक समूह हो। अर्थात राम और श्याम चलता है अगर हम कहें तो इन सभी इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो अपने आप में सार्थक भी हैं, और जब उनका समूह बना है तो उनसे एक नया सार्थक समूह बन करके आया है जिसको हम बोल रहे हैं वाक्य। ठीक है, तो वाक्य की डेफिनेशन या वाक्य को इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। भाषा में वाक्य को अगर हम प्रकार को देखें तो वाक्य, पहली बात तो हमने परिभाषा देखी। परिभाषा में आप क्या कह सकते हैं? भाषा में अर्थ की जिससे सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है, या यूं कह लीजिए कि शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है। वाक्य के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो अगर वाक्य में प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य देखे जाए, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर अगर हम बात करें वाक्यों के प्रकार की, तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा कहा जाता है मिश्रित वाक्य। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज की जो विशेष चर्चा होगी हमारी वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों के ऊपर यहाँ पर केंद्रित रहने वाली है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी वाक्य की, तो वाक्य में जब भी हम बात करें तो कोई भी वाक्य, उसमें एक आपका कर्ता होगा, कर्म हो चाहे न हो, लेकिन उसमें क्रिया जरूर होगी, है ना। कोई भी क्रिया बगैर कर्ता के यहाँ पर संभव नहीं होगी। अर्थात कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, एक माना मैंने, ये एक जनरल सा या एक साधारण सा फॉर्मेट मान लिया किसी वाक्य का। अब इस फॉर्मेट के तहत मैं क्या देखता हूं, ये जो कर्ता है और कर्म और क्रिया है, इस तरीके से अगर मैं 2 भागों में इस वाक्य को डिवाइड कर लेता हूं, या यूं कह लीजिए कि कोई भी साधारण वाक्य, एक कर्ता होगा, उसमें कर्म हो या ना हो चाहे, लेकिन क्रिया जरूर होगी। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं वाक्य की बात कर रहा हूं तो वाक्य के अंग की बात अगर की जाए तो वाक्य के अंगों में दो प्रमुख अंग वाक्य के माने जाते हैं। वाक्य के जब भी अंग की आपसे बात की जाए तो वाक्य के दो प्रमुख अंग माने जाते हैं। पहला जिसको बोला जाता है उद्देश्य और दूसरा बोला जाता है विधेय। क्या? पहला बोला जाता है उद्देश्य और दूसरा बोला जाता है आपका विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में आपने याद रखना है कि जो वाक्य का कर्ता होता है, वाक्य का कर्ता जो कार्य करने वाला है, अर्थात जो वाक्य का कर्ता है, उस वाक्य के कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। तथा कर्ता के अलावा वाक्य का शेष भाग, वाक्य का शेष भाग उसको हम कहते हैं विधेय। तो वाक्य के किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उसका उद्देश्य, दूसरा उसका विधेय। उद्देश्य कहा जाता है उस वाक्य के कर्ता को और विधेय कहा जाता है जो कर्ता के अलावा वाक्य का शेष भाग होगा। ठीक है। अब कभी कभी हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं तो मोहन पुस्तक पढ़ता है में आप देख रहे हैं ये जो मोहन है ये है इसका कर्ता, है ना। पुस्तक इसमें हो गया कर्म और पढ़ना ये हो गई इसकी क्रिया। तो पढ़ता है हम कह सकते हैं ये क्रिया हो गई। तो कर्ता, कर्म और क्रिया यहां पर इस वाक्य में हम सरल रूप से देख सकते हैं। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब ये जो कर्ता है इसी को हम बोल रहे हैं क्या? उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ता है, चाहे वो कर्म हो क्रिया हो, इन दोनों को संयुक्त रूप से कह रहे हैं हम क्या? विधेय। संयुक्त रूप से क्या कह रहे हैं? विधेय। कभी कभी आपको किसी पुस्तक में ये भी ध्यान रख सकता है या किसी उदाहरण में आपको ये भी मिलेगा, जैसे मैंने बोल दिया क्या, इस मोहन के बारे में बोल दिया कि सोहन का भाई, सोहन का भाई कौमा मोहन, यहां पर मैंने लिखा धार्मिक पुस्तक ध्यान पूर्वक पढ़ता है। अगर मैंने कहा यहां पर पुस्तक से पहले मैं धार्मिक लिख रहा हूं और पढ़ता है से पहले मैंने क्या लिख दिया? ध्यान पूर्वक लिख दिया। तो यहां पर आप एक चीज को गौर कीजिएगा कि पहले तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक साधारण सा वाक्य हमने जैसे लिखा है जिसमें एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया है। तो कर्ता को मैंने क्या कहा कि जो उद्देश्य होता है वही कर्ता होता है, अर्थात मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। पुस्तक पढ़ता है वाक्य का ये शेष भाग मोहन के अलावा, उसको हम विधेय बोल रहे हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि इस कर्ता के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है, तो यहां पर मोहन जो है वो सोहन का भाई है, अर्थात ये जो वाक्यांश है, इस वाक्यांश के द्वारा इस कर्ता के बारे में विस्तृत जानकारी मिल रही है, अर्थात ये मोहन जो है सोहन का भाई। तो इसका मतलब सोहन का भाई को मैं क्या कह सकता हूं? इस कर्ता का विस्तारक कह सकता हूं। इस कर्ता का विस्तारक, इसको कहा जाता है कर्ता का विस्तारक। ठीक है। सोहन का भाई ये हो गया कर्ता का विस्तारक, मोहन मुख्य कर्ता। फिर ऐसे ही पुस्तक क्या है? कर्म। लेकिन वो पुस्तक कैसी है? धार्मिक पुस्तक है, अर्थात ये कर्म का विस्तारक कहलाएगा। कर्म का विस्तारक। अगर यहां पर देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये जो धार्मिक है ये कर्म का विस्तारक हो गया, पुस्तक हो गया कर्म। ऐसे ही ये जो ध्यान पूर्वक लिखा मैंने, पढ़ता है से पहले, ये क्या है? पढ़ता है तो मैंने बोला है क्रिया, लेकिन ध्यान पूर्वक कैसे पढ़ता है? ध्यान पूर्वक, तो ये क्रिया का विस्तारक हो गया, क्रिया का विस्तारक। अगर आप एक चीज को आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये कैसा फॉर्मेट बन रहा है? ये फॉर्मेट देखिएगा, इस फॉर्मेट को देखिए। मैं पूरा साफ करके दोबारा लिख देता हूं। इसमें क्या हुआ? पहले तो हमने देखा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, है ना, या कर्ता का विस्तारक प्लस कर्ता प्लस कर्म का विस्तारक प्लस, यहां पर आ जाएगा कर्म का विस्तारक प्लस कर्म प्लस क्रिया का विस्तारक प्लस क्रिया। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास कर्ता का विस्तारक प्लस कर्ता, कर्म का विस्तारक प्लस कर्म, या क्रिया का विस्तारक प्लस क्रिया।
हमारे पास या तो ये इस फॉर्म में हो या फिर डिटेल्ड फॉर्म में हो। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि चाहे कर्ता हो या कर्ता का विस्तारक हो, दोनों तब भी क्या कहलाते हैं, आपका उद्देश्य कहलाते हैं। और चाहे कर्म प्लस क्रिया हो या कर्म प्लस क्रिया प्लस कर्म और कर्म क्रिया का विस्तारक प्लस क्रिया इत्यादि, ये सब चीज ये तब भी आपका विधेय कहलाती है। और इस पूरे को केवल एक ही विधेय माना जाता है। तो ये एक उद्देश्य हो गया और ये क्या हो गया, एक विधेय हो गया। अब इतनी सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर उद्देश्य को हमने कैसे डिफाइन किया कि वाक्य का जो कर्ता होता है उसको उद्देश्य कहा जाता है और कर्ता के अलावा वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। फिर मैंने बोला कि उस कर्ता का भी विस्तारक हो सकता है तथा विधेय में भी हम विस्तारक देख सकते हैं कर्म और क्रिया के। तो इस पूरे को फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, एक ही उद्देश्य माना जाएगा, इस पूरे को भी एक ही विधेय माना जाएगा। तो जब अभी हमने प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार पढ़े तो उसमें 3 प्रकार थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है मित्रों, याद रखिएगा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। आई बात समझ में। सरल वाक्य, साधारण वाक्य क्या होते हैं या सरल वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, तो उन वाक्यों को आप क्या कहेंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने अभी जो बताया था, सोहन का भाई मोहन धार्मिक पुस्तक है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, या तो ये हो गया, या फिर हम सीधे कह लें कि जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है। तो ये खाता है क्रिया होगी और ये खाना इसका कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई और यहाँ पर ये कर्ता हो गया, ठीक है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ यहाँ पर इस फॉर्मेट को अगर हम देखें तो ये कैसा वाक्य है आपका, ये है आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक। तो हमने सरल वाक्य और साधारण वाक्य को इस तरीके से देख लिया, ठीक है। दूसरा टाइप इसमें आता है वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो वाक्यों में प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार जिसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, देखिए संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य, देखिए संयुक्त वाक्य, अभी मैंने क्या कहा कि राम खाना खाता है, और जब मैं अव्यय पढ़ा रहा था आपको तो अव्यय के दौरान आपने देखा होगा कि संयुक्त वाक्यों में और मिश्रित वाक्यों में संबंध समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो राम खाना खाता है और सीता गाती है, अगर मैंने ये वाक्य लिखा है, ठीक है, चलो इसमें लिख लो गीता, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूं, बार बार बोल रहा हूं राम राम। रमा खाना खाती है और गीता गाती है, अगर ये एक वाक्य लिखा है तो इसमें मित्रों ध्यान दीजिए, ये हमारा अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य यहां पर है और ये पूरा एक विधेय मान ले, और एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण, साधारण वाक्य। इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। इसी तरीके से ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई, ठीक है। कर्ता को हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य, और क्रिया को हम क्या बोल देंगे, विधेय, ठीक है। तो यहां पर भी एक उद्देश्य, यहां पर भी एक विधेय, फिर से ये क्या बन गया, एक साधारण, साधारण क्या वाक्य, साधारण वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं जो एक या एक से अधिक उपवाक्य से मिलकर बने हों, एक से अधिक उपवाक्य से मिलकर बने हों, वे उपवाक्य स्वतंत्र हों, वे उपवाक्य स्वतंत्र हों, और तीसरी चीज वे साधारण वाक्य हों, साधारण, वे जो उपवाक्य होंगे वो साधारण। ये 3 कंडीशन अगर कहीं पर आप देखते हैं तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। और इनमें समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आप क्या देखते हैं कि जैसे मैंने बोला रमा खाना खाती है और गीता गाती है, तो यहां पर रमा खाना खाती है भी एक साधारण वाक्य है
और गीता गाती है, ये भी एक साधारण वाक्य है। तो एक कंडीशन होगी कि साधारण वाक्य है। और अभी हमने देखा था ये जो और होता है, इस और को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। दूसरी चीज, रमा खाना खाती है, ये एक उपवाक्य है। और दूसरा, गीता गाती है, ये भी क्या है, एक उपवाक्य है। तो इसमें एक से अधिक उपवाक्य है। दूसरा, अगर मैं गीता गाती है इस उपवाक्य को अगर नहीं भी लिखूं तो भी रमा खाना खाती है इस वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये क्या है, उपवाक्य स्वतंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक उपवाक्य हो और वे उपवाक्य स्वतंत्र हो और वे उपवाक्य साधारण वाक्य हो तथा वे समुच्चय बोधक अव्यय के सहारे जुड़े हों एक दूसरे से, तो ऐसे वाक्यों को आप संयुक्त वाक्य कहते हैं, या ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें जो तीसरा प्रकार और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार में से एक है वो है आपका मिश्रित वाक्य। देखिए, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो अब देखिए मिश्रित वाक्य कैसे कहते हैं या मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने जब संयुक्त वाक्य की बात की थी तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर यही है कि जब एक दूसरे, ये जो उपवाक्य किसी वाक्य में हम देख रहे हैं, तो यहां पर संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते, अर्थात एक उपवाक्य के चले जाने से दूसरे उपवाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य वो किस पर आश्रित होंगे, इस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होंगे। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो उपवाक्य हैं, ये उपवाक्य भी यहां पर भी समुच्चय बोधक अव्यय के सहारे ही जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के सहारे ही यहां पर ये उपवाक्य भी जुड़े रहते हैं। अर्थात मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है कि दोनों की उपवाक्यों की तुलना करें तो संयुक्त वाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्यों में उपवाक्य आपके आश्रित होते हैं। और किस पर आश्रित होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी अन्य उपवाक्य उस प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे जहां जहां वे गए उनका सम्मान हुआ। ठीक है, तो उनका सम्मान हुआ, ठीक है, उनका सम्मान हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हमारा कहलाता है आपका ये प्रधान उपवाक्य। और जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, तो जहां जहां वे गए, अगर मैं इसको हटा दूं तो उनका स्वागत हुआ इसका अपना कोई अर्थ नहीं। तो जहां जहां वे गए यहां पर प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, उनका स्वागत हुआ ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक अन्य एग्जांपल, जब वर्षा हो रही थी मैं कमरे में था। ठीक है, हाँ, जब वर्षा हो रही थी मैं कमरे में था। तो जब वर्षा हो रही थी मैं कमरे में था, एक साधारण सी बात है, उसका कोई अपना अर्थ उसमें है नहीं। लेकिन जब वर्षा हो रही थी अगर मैंने बोला तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। उस वक्त मैं कमरे में था, वहां पर क्या हो जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य, इस तरीके से हम प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्यों के इन 3 प्रकारों को पढ़ते हैं। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल होंगे, इसमें आप ध्यान रखिएगा। बस मेन चीज ये भी याद रखिएगा कि समुच्चय बोधक अव्ययों का उपयोग केवल इन 2 वाक्यों में ही होता है, अर्थात उपवाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। साधारण वाक्य में कोई उपवाक्य नहीं होते, इसलिए वहां पर इस अव्यय का कोई उपयोग भी नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इसके जो अगला वाला पार्ट होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवाएंगे। थैंक यू।